प्रिय साथियों नमस्कार, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। आज हम पुनः छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025 की हिंदी व्याकरण एवं शिक्षण शास्त्र की कक्षा कंटिन्यू करते हैं। आज हम क्लास 6 पर बात करेंगे। कक्षा 6 है। अभी तक हमने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हिंदी विषय में। आप प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। आज हमारा जो 6वां वीडियो चलेगा, जिसमें हम शब्द और शब्द के प्रकार पर बात करेंगे, जिसमें स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और उपयोग के आधार पर अलग अलग जो है शब्दों के प्रकार पर विस्तृत चर्चा होगी। जो भी साथी पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क कक्षा आप सभी के लिए तैयारी करवा रहे हैं। शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी है। तो चलिए देर न करते हुए सीधे हम आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। चलिए बात कर रहा हूं मैं शब्द की। आखिर ये शब्द क्या है? तो देखो, शब्दों के वर्गीकरण पर मैं बात करूं, इसके पहले मुझे शब्द को समझना होगा। और आपको शब्द को समझने के लिए क्या करना है? शब्दों को पहले जानना है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब किसी शब्द का प्रयोग, देखो पहले तो शब्द कैसे बना, तो भाई बहुत सारे जो है वर्ण जब आपस में मिला तो उससे क्या बना? आपका शब्द बना। ठीक है, बहुत सारे वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। और ये शब्द जो है अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य के रूप में किया जाता है तो वह शब्द न रह करके पद बन जाता है। समझ रहे हैं? अर्थात जब कई सारे शब्द एक साथ आ जाते हैं तो वह शब्द न रह करके वह पद बन जाता है। हिंदी में यदि मैं शब्दों की बात करूं तो 4 प्रकार से शब्दों को वर्गीकृत किया गया है साथियों। और जिसमें से पहला आता है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द का पहला वर्गीकरण किया गया है। और दूसरा वर्गीकरण रचना या बनावट के आधार पर किया गया है। और तीसरा वर्गीकरण आपके अर्थ के आधार पर किया गया है। चौथा वर्गीकरण व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर, अर्थात व्याकरण या रूप या प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब हम इस वीडियो में इन्हीं 4 प्रकार से जो वर्गीकृत किया गया है शब्दों को, इन पर बात करते हैं। चलिए सबसे शुरू बात करूं मैं उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के प्रकार। तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। याद रखना, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार होते हैं। और ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। एक एक करके हम इन पर बात करें, विस्तृत चर्चा करें। तत्सम क्या होता है? देखो, ये जो तत्सम शब्द है 2 शब्द से मिलकर बना है। एक तो तत् और एक सम। ठीक है, और तत् धन सम मिलकर के तत्सम शब्द बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं तो उसके समान, उसके अर्थात जो शब्द जो है संस्कृत के जैसा या संस्कृत के ही समान हो, अर्थात हूबहू संस्कृत के ही शब्द जब हिंदी में उपयोग किया जाता है तो वही शब्द क्या कहलाते हैं? हमारा तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, संस्कृत में भी ये अग्नि ही कहा जाता है। वायु, प्रकाश, पुत्र, ये संस्कृत में ही हूबहू वही शब्द है जो कि हिंदी में भी जस का तस आ गया है। और ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। समझ में आ रहा है? तो तत्सम मतलब उसके समान। किसके समान? संस्कृत के ही समान शब्द को तत्सम कहा जाता है। क्लियर है मेरे दोस्तों? तद्भव पर बात करूं मैं, तद्भव भी 2 शब्द से मिलकर बना है, तत् धन भव। और इसका अर्थ होता है उससे होना। उससे होना अर्थात जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आया हो उसको तद्भव कहा जाता है। देखो, ये हूबहू संस्कृत नहीं होता, बल्कि इसका रूप बदल गया है और ये जो है परिवर्तित हो करके हिंदी में आया है, वो शब्द क्या कहलाता है? तद्भव। जैसे आग, वैसे संस्कृत में मैंने क्या कहा? अग्नि, वो तत्सम है। लेकिन यहीं पर यदि अग्नि से आग बन गया है तो ये उसका जो है परिवर्तित रूप है जो कि हिंदी में आया तो वो आग बन गया, इसलिए ये तद्भव। जैसे वायु को हवा कहा मैंने, पुत्र को पूत कहा मैंने, है ना? तो इस तरह से ये शब्द क्या कहलाता है? हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। तीसरा आता है इसमें देशज या देशी शब्द। देखो, नाम से स्पष्ट है, देशज अर्थात जिसकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है।
तो देशज, देश धन ज, इसका अर्थ है देश में जन्मा। अर्थात ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार बन करके प्रचलित हो गए हैं, उसे देशज शब्द कहा जाता है। अर्थात हमारे ही आसपास में क्षेत्रों से वो बने हुए जो शब्द है उसको देशज शब्द कहा जाता है। और जैसे थैला, गड़बड़, पेट, लोटा, ठेठ, ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या कहलाता है, आपके देशज शब्द कहलाता है। ठीक है। इसमें एक ट्रिक है मेरे दोस्तों, और इस ट्रिक में मैं उन इम्पॉर्टेंट देशज शब्दों को लिया हूँ। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, आपको याद रख लेना है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं ट्रिक में से पूछे गए हैं। तो देखो, चिड़िया फुनगी पहन पगड़ी, जूता कलाई बांध, तेंदुआ कटोरा पकड़ खिचड़ी, ठुमरी लगावत डाब, अंटा टेठ धरे लोटा, बियाना देते हाथ, पकड़ के डिबिया डोंगा लेकर, खसरा चसक चली जात। ये 4 लाइन के दोहे या समझो या जो भी माइंड में रखने के लिए मैंने बना दिया है, ये दोहा की तरह नहीं है। देखो इसमें हम कैसे देशज की पहचान करते हैं। चिड़िया शब्द देशज है, फुनगी देशज, पगड़ी देशज है, जूता भी देशज है, कलाई बांध, ये सभी देशज है। तेंदुआ, कटोरा, खिचड़ी, ठुमरी, डाब, ये सभी जो है आपके देशज शब्द हैं। अंटा ठेठ लोटा बियाना शब्द है, ये भी आपके क्या है साथियों, देशज शब्द है। डिबिया डोंगा खसरा चषक, ये सभी शब्द क्या है, आपके देशज शब्द है। ठीक है, चलिए चौथा बात करते हैं विदेशज या विदेशी शब्द या आगत। आगत शब्द क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो आगमन या ये दूसरे देश से लिया गया शब्द है। देखो, विदेश धन ज मतलब जन्मा, विदेश मतलब दूसरे देश, अर्थात जो विदेश में जन्मा है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति दूसरे देश से हुई है, या जो शब्द जो है दूसरे देश से आया हुआ शब्द है, ऐसे शब्द को विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्दों में मेरे दोस्तों उर्दू के शब्द भी दूसरे देश का है, फारसी के शब्द भी है, अरबी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, ये हमारे देश के शब्द नहीं है बल्कि ये दूसरे देश से आया हुआ शब्द है। ठीक है, जैसे ऑर्डर, ऑर्डर बोलते हैं ना, ये देशज नहीं है। कंपनी, कैप, क्रिकेट, ये सब दूसरे देश से आया हुआ शब्द है। जैसे बल्ब, लाइट, क्या ये लाइट प्रकाश बोलते तो हमारे देश का होता, लेकिन लाइट बोल दिए हम, जबकि लाइट दूसरे देश का शब्द है। ठीक है ना, ये है हमारे विदेशी शब्द। पांचवा आता है साथियों आपके संकर शब्द। क्या आता है मेरे दोस्तों, संकर शब्द। देखो, दो भिन्न भिन्न भाषाओं के योग से जो शब्द बनता है मेरे दोस्तों, उसको संकर शब्द कहा जाता है। जैसे छाया जो कि संस्कृत के शब्द है, और दार जो कि फारसी के शब्द है। अगर हम इन दोनों को मिला करके एक शब्द बनाते हैं तो क्या बन जाता है, आपका छायादार। ठीक है, तो इसी को संकर शब्द कहते हैं। अर्थात दो भाषाओं के या दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को जब जोड़ के एक नया शब्द बनाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, संकर शब्द कहा जाता है। क्लियर है। चलिए, अब दूसरा आता है शब्द के प्रकार में दोस्तों, वो है रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना और बनावट के आधार पर जो है शब्द के 3 प्रकार, और आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। देखो, रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और ये 3 प्रकार क्या क्या है दोस्तों, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और देखो योग रूढ़ शब्द ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, याद रखना। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द याद रखेंगे। चलिए, सबसे पहले आता है रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या है भाई, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, अर्थात जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता। समझ रहे हो, रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके और सार्थक टुकड़े नहीं किया जा सकता, उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। अर्थात ये अन्य शब्दों के मेल से नहीं बने होते हैं, वो रूढ़ शब्द है। अर्थात इसके एक चीज याद रखना माइंड में, रूढ़ शब्द जिसके और टुकड़े ना किया जा सके। जैसे दिन, क्या दिन को और तोड़ सकते हो क्या, दी धन ना, ये तो गलत है भाई, है ना। घोड़ा, पुस्तक, जैसे यहाँ पर दूसरे कुछ शब्द जिसको आप तोड़ सकते हो, लेकिन
ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है इसको और एक्स्ट्रा नहीं तोड़ सकते, इससे और छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो शब्द या जिसके और सार्थक खंड नहीं किया जा सके उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्द पहला। दूसरा यौगिक शब्द, नाम से स्पष्ट है मेरे दोस्तों, यौगिक मतलब जोड़। अब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उस शब्द को यौगिक शब्द कहा जाता है। यौगिक मतलब योग से ना, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना हुआ जो शब्द है यौगिक शब्द कहलाता है। और इसमें संधि से बन सकता है, ये उपसर्ग से बन सकता है, प्रत्यय से बन सकता है या समास से बन सकता है। जैसे विद्यालय एग्जाम्पल में देखो, है ना, इसके कई टुकड़े किए जा सकते हैं। याद रखना, रूढ़ शब्द में जिसके और सार्थक टुकड़े न किए जा सके वो रूढ़ शब्द कहलाता है। और यौगिक मतलब ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, मतलब इसके दो या दो से अधिक टुकड़े कर सकते हैं। जैसे विद्यालय, अब ये जो विद्यालय शब्द है, तो विद्यालय देखो दो भागों में कैसे टूटा, विद्या धन आलय दो शब्द में ये टूट गया ना। विद्या भी एक शब्द है और आलय भी एक शब्द है। तो यौगिक शब्द वे शब्द जो कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है और ये जो है कई सार्थक खंड में ये टूट सकता है, ऐसे शब्द जो है यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे घोड़सवार, घोड़ धन सवार, रेल धन गाड़ी, रेलगाड़ी, तो ये सभी शब्द क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, आपके यौगिक शब्द कहलाता है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब योग रूढ़ शब्द। देखो रूढ़ शब्द जिसके और टुकड़े ना हो, योग रूढ़ जो दो या दो से अधिक से मिलकर बना होता है, और यौगिक शब्द, ठीक है, मतलब रूढ़ शब्द जिसके और टुकड़े ना हो, फिर यौगिक शब्द जिस दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता है, और योग रूढ़ शब्द क्या है देखो वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिसका अर्थ सामान्य न होकर के विशेष अर्थ को प्रकट करता है। याद रखना, योग रूढ़ शब्द जो है वो विशेष अर्थ को प्रकट करता है, वही योग रूढ़ शब्द कहलाता है। और ये लगभग जो है समास में बहुव्रीहि समास का उदाहरण मान सकते हो। ठीक है, तो जो शब्द जो है किसी तीसरे अर्थ को देता है, याद रखना, जो शब्द मिल करके, दो शब्द जब मिल करके तीसरा अर्थ देता है तो वहां पर योग रूढ़ होता है। जैसे गज धन आनन, गजानन, और गज है जिसके आनन या गजानन किसको बोलते हैं, गणेश देवता को, है ना, तो उसका तीसरा अर्थ निकल गया। पंकज कीचड़ में उत्पन्न, तो ये कमल हो गया। दशानन, दस धन आनन, जिसके 10 मुख हो वो रावण हो गया। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, मतलब ये क्या हो गया, गणेश देवता। तो योग रूढ़ शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है और इसका एक तीसरा अर्थ निकलता है, उसको कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। क्लियर है? तो रूढ़ शब्द यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिसके और टुकड़े न किया जा सके उसको रूढ़ शब्द कहा जाता है। यौगिक शब्द जो दो या दो से अधिक शब्द की योग से बनता है और जिसके दो या दो से अधिक टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, यौगिक शब्द कहलाता है। और योग रूढ़ शब्द जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो किसी तीसरा अर्थ को अगर प्रकट करे तो वहां पर योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार। एक एक करके हम इनकी बात करें। सबसे पहले आता है मेरे दोस्तों, वो है आपका एकार्थी। क्या होता है दोस्तों? एकार्थी। देखो एकार्थी शब्द क्या है, नाम से स्पष्ट है ना, एक अर्थ। एक आर्थी मतलब एक, जिस शब्दों में केवल एक ही अर्थ होता है उसको एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे गंगा, पटना, जर्मन, राधा आदि, जिसके केवल एक ही अर्थ हो उसको एकार्थी शब्द कहा जाता है। और अनेकार्थी मतलब जिसके एक से एक या देखो इसके एक से अधिक अर्थ हो उसको अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे आकाश को क्या बोलते हैं? गगन, नभ बोला जाता है ना, बादल को जलद, ठीक है, कपड़ा को वस्त्र, ठीक है, और भी कई नाम है इसके। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ओके, चलिए तीसरा आता है समानार्थी या पर्यायवाची। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन आपके बनते हैं। समानार्थी अर्थात समान अर्थ या पर्यायवाची एक जैसे, तो ऐसे शब्द जो कि उसी अर्थ के समान अर्थ देते हैं उसे
समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। मैं ज्यादा बात नहीं करूँ, देखो पर्यायवाची सब जान रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अर्थ के। अब पर्यायवाची शब्द क्या है, देखो अब जैसे पर्यायवाची मतलब एक शब्द के कई सारे अर्थ हो। जैसे जल का पर्यायवाची अगर मैं कहूँ तो जल को पानी भी कहा जाता है, नीर भी कहा जाता है, वारी, पयो, सलील, तोय, केवल जल का इतना सारा नाम। तो एक ही अर्थ है, मतलब पर्यायवाची इसी को कहा जाता है, ठीक है। चौथा आता है इसमें विपरीत अर्थात विलोम शब्द, विपरीतार्थी या विलोम। तो जो शब्द अपने अर्थ के विपरीत अर्थ का जब बोध कराता है तो वहां पर विपरीतार्थी या विलोमार्थी शब्द कहलाता है। जैसे रात का उल्टा दिन, लाभ का उल्टा हानि, माता का उल्टा पिता, काला का उल्टा गोरा, है ना, सोना का उल्टा जगना। तो ये सभी क्या कहलाता है, आपके विलोम शब्द कहलाता है, ठीक है। क्लियर है मेरे दोस्तों। पांचवा आता है इसमें समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी तो जो शब्द उच्चारण में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। देखो उच्चारण में वो एक जैसे होते हैं लेकिन उसके जो अर्थ है अलग अलग होता है, उसे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे एक शब्द का, जैसे एक शब्द है क्षति, जिसका अर्थ देखो क्षति ये भी है और क्षिति, क्षति और क्षिति दोनों को समझो, ठीक है। क्षति मतलब होता है हानि और क्षिति मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है ना। देखो लगभग एक जैसे लेकिन दोनों के अर्थ अर्थात वो भिन्नार्थक शब्द होता है। जैसे जरा, एक जरा का मतलब बुढ़ापा या वृद्धावस्था होता है और दूसरे जरा का अर्थ तनिक मतलब थोड़ा सा, जरा सा मतलब थोड़ा सा। क्लियर है दोस्तों। चलिए समझ में आ गया होगा आई होप ये वाला। अब हम बात करते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के जो है दो प्रकार के होते हैं और क्या क्या, एक तो है विकारी और दूसरा है अविकारी। याद रखना रूप या प्रयोग के आधार पर अगर शब्द के प्रकार पूछा गया तो शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिसमें जो कि देखो विकार वे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी शब्द कहा जाता है। अर्थात जो लिंग के आधार पर परिवर्तित हो जाए, वचन के आधार पर हो जाए या कारक के आधार पर जो मूल रूप में मूल शब्द में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे लड़का लड़की हो गया, शेर अच्छा अच्छी हो गया, है ना भाई। तो लिंग के आधार पर ये परिवर्तित हो गया। देखो अच्छा में मात्रा लग गया, इसमें अच्छी हो गया तो लड़की के लिए अच्छी हो गई, लड़का में मात्रा लग गया तो लड़की हो गया, है ना। शेर शेरनी, तो ये इस प्रकार से विकारी शब्द जो उसके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो उसको विकारी शब्द कहा जाता है। और ऐसे शब्द जिसके मूल शब्द में परिवर्तन अब होगा कि नहीं होगा, देखो अविकारी क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है अर्थात लिंग वचन कारक के आधार पर जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसको अविकारी कहा जाता है। विकारी मतलब परिवर्तन हो जाता है और अविकारी मतलब लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। अब देखो भाई अविकारी मतलब अब कौन कौन, जैसे आज भाई लड़का रहे तब हो आज बोलबो, लड़की रही तब हो आज बोलबो, इसलिए लड़का के लिए भी इसलिए, लड़की रही तब हो इसलिए, इधर उधर, तेज धीरे, तो ये सभी शब्द जो है अविकारी शब्द है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। देखिए हमने जितने भी शब्द के चार प्रकार हैं और मैंने केवल परिभाषित रूप में बात किया, प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी अब इन चारों प्रकारों का हम केवल प्रैक्टिस वीडियो लाएंगे जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्थात जो इम्पोर्टेंट है उस पर बात होगी, ठीक है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तत्सम तद्भाव देशज विदेशज संकर शब्द में, ठीक है, देशज विदेशज विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द, ये तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, शब्द के वर्गीकरण को जाना। चार प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, उत्पत्ति या स्त्रोत के आधार पर 5 प्रकार, तत्सम तद्भाव देशज विदेशज और संकर शब्द। रचना या बनावट के आधार पर एक चीज याद रखना मेरे दोस्तों, देखिए उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न अगर आ गया आपको दिमाग को इधर उधर भ्रमित नहीं होना है। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के क्या क्या मैंने अभी बताया, तत्सम तद्भाव देशज विदेशज और संकर शब्द, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर अगर आपके प्रश्न पूछा गया तो रचना या बनावट के आधार पर भी मैंने बताया है, ठीक है। क्या क्या बताया है, रूढ़ यौगिक योग रूढ़, ठीक है।
तो ये 3 प्रकार, तो इसको भी याद रखना है। तो इस तरह से जितने भी प्रकार हैं सबको याद रख लेना, और क्वेश्चन आपके ये दोनों से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताया है। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो आपने क्या जाना है कि आपको देखिए उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार, रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार, और अर्थ के आधार पर भी आपके 5 प्रकार मैंने बताया। साथ ही साथ व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर हमने 2 प्रकार की बात किया है। ठीक है, तो इन चारों को आप याद रखेंगे। ये शब्दों के वर्गीकरण है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर के जो 2 है वो आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से भाई याद रख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 1 नंबर के बनते ही हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि जो है आपके शब्दों में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपका रचना या बनावट के आधार पर जो क्वेश्चन आता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। साथ ही साथ उत्पत्ति के आधार पर इन दोनों से सर्वाधिक बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों हैं। तो इस दोनों को तो आपको बिल्कुल माइंड में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी साथियों वो अगले क्लास पर आएगी। और आपको बता दूं ये दूसरा यूनिट है जो शब्द रचना पर आधारित है। पूरे यूनिट को हम इस छोटे से वीडियो में सिमट कहना चाहिए कि गागर में सागर हमने भरने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसी पर ही प्रैक्टिस करेंगे, इसी पर ही प्रैक्टिस रहेगी। ठीक है, तो शब्द रचना में तत्सम तद्भव जितनी भी है जो क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, और मैं बात करूंगा केवल इन्हीं ऊपर के दोनों चीज़ों पर ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। कल की सेशन में बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।